नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश मिश्रा एक बार फिर हाजिर हूँ अधूरे छूटे हुए नाटक आषाढ़ का एक दिन को पूरा करने के लिए। पिछले वीडियो में हमने नाटक के प्रथम अंक के कुछ भाग को अधूरा छोड़ा हुआ था, तो आज पहले हम उस अंक को पूरा करेंगे, प्रथम अंक के उस छोटे हुए भाग को पूरा करेंगे, फिर हम दूसरे अंक की ओर बढ़ेंगे। तो हमारे प्रथम अंक में हम वहाँ थे जहाँ मल्लिका और अंबिका के बीच कालिदास को लेकर या कालिदास से विवाह को लेकर द्वंद्व चल रहा है। और वह द्वंद्व इस बिंदु पर आकर हमने अधूरा छोड़ा हुआ था जहाँ अंबिका मल्लिका से कहती है कि किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। और अब हम यहीं से इस अंक को पूरा करने की ओर बढ़ते हैं। तो मल्लिका अपनी माँ की बात का प्रत्युत्तर करती है कि यह तुम्हारी नहीं विलोम की भाषा है माँ। अंबिका कहती हैं, मैं ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह समझती हूँ, तुम्हारे साथ उसका इतना ही संबंध है कि तुम एक उपादान हो जिसके आश्रय से वह अपने से प्रेम कर सकता है, अपने पर गर्व कर सकता है, परंतु तुम क्या सजीव व्यक्ति नहीं हो? तुम्हारे प्रति उसका या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है। कल तुम्हारी माँ का शरीर नहीं रहेगा और घर में एक समय के भोजन की व्यवस्था भी नहीं होगी, तो जो प्रश्न तुम्हारे सामने उपस्थित होगा उसका तुम क्या उत्तर दोगी? तुम्हारी भावना उस प्रश्न का समाधान कर देंगी और फिर कह दो कि यह मेरी नहीं विलोम की भाषा है। मल्लिका सिर झुकाए हुए कुछ क्षण चुपचाप बैठी रहती है, फिर अंबिका की ओर देखती है और कहती है कि माँ, आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे का भी बीत जाएगा। आज जब उनका जीवन एक नई दिशा ग्रहण कर रहा है तो मैं उनके सामने अपने स्वार्थ की घोषणा नहीं करना चाहती। इसी बीच बाहर से मातुल के शब्द सुनाई देने लगते हैं। मातुल, अंबिका, अंबिका घर में हो कि नहीं? अंबिका और मल्लिका ड्योढ़ी की ओर देखती हैं। मातुल अस्त व्यस्त सा आता है। मातुल, हो घर में ही हो। मैं आज सारे ग्राम में घोषणा करने जा रहा हूँ कि मेरा इस कालिदास नामधारी जीव से कोई संबंध नहीं है। मल्लिका पूछती है, क्या हुआ अरे मातुल? मातुल कहते हैं कि मैंने इसे पाला पोसा बड़ा किया क्या इसी दिन के लिए कि यह इस तरह कुलद्रोही बने? मल्लिका पूछती है, परंतु उन्हें तो सुना है राज्य की ओर से सम्मानित किया जा रहा है, उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। मातुल कहते हैं, यही तो कह रहा हूँ, उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। मल्लिका फिर कहती है, परंतु आप तो कह रहे हैं। मातुल, मैं ठीक कह रहा हूँ,
आचार्य कल ही से इसे अपने साथ उज्जैनी ले जाने के लिए आए हुए हैं। मल्लिका किंतु मातुल 2 रथ, रथवाह और 4 अश्वरोही इनके साथ हैं। मैं तुमसे नहीं कहता था अंबिका कि हमारे प्रपितामह के एक दौहित्र का पुत्र गुप्तराज की ओर से शकों से युद्ध कर चुका है। अंबिका बीच में ही रोकती है। तुम अपने भाग्ने की बात कर रहे थे। मातुल कहते हैं उसी की बात कर रहा हूं अंबिका। तुम समझो कि एक तरह से राज्य की ओर से हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है और ये वंशावतंश कहते हैं मुझे यह सम्मान नहीं चाहिए। मल्लिका सहसा उठकर खड़ी हो जाती है और फिर मातुल अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं कि मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूं, ऐसा ये श्रीमान कहते हैं। मल्लिका वे राजकीय सम्मान को स्वीकार नहीं करना चाहते। मातुल कहते हैं मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें क्रय विक्रय की क्या बात है। सम्मान मिलता है, ग्रहण करो। नहीं, कविता का क्या मूल्य? मल्लिका कविता का कुछ मूल्य है यार मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। मैं समझती हूं कि उनके हृदय में यह सम्मान कहाँ छुपता है। अंबिका कुछ सोचती सी अपने अंशुक को उंगलियों में मसलने लगती है और फिर कहती है मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूं कि वह उज्जैनी अवश्य जाएगा मातुल। मातुल प्रत्युत्तर करते हैं अवश्य जाएगा? वे लोग इसके अनुचर हैं जो अब स्तुति करके इसे ले जाएंगे। अंबिका कहती है सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा भाग्ने लोकनीति में निष्णात है। मातुल सहसा रुक जाता है और फिर कहते हैं यह लोकनीति है तो मैं कहूंगा कि लोकनीति और मूर्खनीति दोनों का एक ही अर्थ है। और फिर टहलते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति कुछ देता है, धन हो या सम्मान हो, वह अपना मन बदल भी सकता है और बदल गया तो बदल गया। तुम सोचो कि सम्राट रुष्ट भी तो हो सकते हैं। एक साधारण कवि ने उनका सम्मान स्वीकार नहीं किया। निक्षेप बाहर से आता है और मातुल से कहता है मातुल आप अभी तक यहाँ हैं और आचार्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मातुल गुस्से से निक्षेप से कहते हैं और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जब तक मैं लौट कर ना आऊं तुम आचार्य के पास रहना? निक्षेप परंतु यह भी तो कहा था कि आचार्य विश्राम कर चुके हैं तो तुरंत आपको सूचना दे दूं। मातुल कहते हैं यह भी कहा था, किंतु वह भी तो कहा था। यह कहा तुम्हारी समझ में आ गया, वह नहीं आया। निक्षेप किंतु मातुल किंतु क्या? मातुल मूर्ख है? बताओ, तुम मुझे मूर्ख समझते हो? निक्षेप नहीं मातुल, मैं मूर्ख नहीं तो निश्चय ही तुम मूर्ख हो। आचार्य ने क्या कहा है? निक्षेप उन्होंने कहा है कि वह आपके साथ इस सारे ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं जिस प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया। यह सुनकर मातुल के मुख की रेखाएं वृतृष्णा की रेखाओं में बदल जाती हैं और मातुल कहते हैं कालिदास की कविता, न जाने इतने बड़े आचार्य को इसकी कविता में क्या विशेषता दिखाई देती है। इस व्यक्ति को सामान्य लोक व्यवहार तक का तो ज्ञान नहीं है और तुम लोकनीति की बात कहती हो। अंबिका, आप एक हरिण शावक को गोद में लिए घर की ओर आ रहे थे। सौभाग्यवश मैंने बाहर ही देख लिया। मैंने प्रार्थना की कि कवि कुल गुरु यह समय इस रूप में घर में जाने का नहीं है। उज्जैनी से एक बहुत बड़े आचार्य आए हैं। आप सुनते ही लौट पड़े जैसे रास्ते में सांप देख लिया हो। मल्लिका अंबिका के पास आसन पर बैठ जाती है। मातुल फिर टहलने लगते हैं।
अंबिका कहती है, मल्लिका, मातुल के लिए अंदर से आसन ला दो। मल्लिका उठने लगती है, परंतु मातुल उसे रोक देते हैं और कहते हैं, मातुल, नहीं, मुझे आसन नहीं चाहिए। आचार्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और फिर निक्षेप अंबिका की ओर देखकर मुस्कुराता है। मातुल कोने तक जाकर लौट आते हैं और फिर कहते हैं, मैंने कहा कविवर्य आचार्य आपको साथ उज्जैनी ले जाने के लिए आए हैं, राज्य की ओर से आपका सम्मान होगा। तो यह सुनकर रुक कर जलते अंगारे की सी दृष्टि से मुझे देखे और मुझसे कहे कि मैं राज की मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ। ऐसे कहा जैसे राज की मुद्राएं आपके विरह में घुली जा रही हूँ, और चल दिए। मेरे लिए धर्म संकट खड़ा हो गया कि निर्णय करता हुआ आपके पीछे पीछे जाऊं या अभ्यागतों को देखूं। अब इस निक्षेप से आचार्य के पास बैठने को कहकर आया था और यह दूरीहीन चक्र की तरह मेरे पीछे पीछे चला आया। निक्षेप कहते हैं, किंतु मातुल, मैं तो समाचार देने आया था। मातुल प्रत्युत्तर कहते हैं, और मैं समाचार देने के लिए तुमसे धन्यवाद कहता हूं, बहुत अच्छा किया। अभ्यागत वहां बैठे हैं और आप समाचार देने यहाँ चले आए। अब इतना कीजिए कि वे कविकुल शिरोमणि जहां भी हों उन्हें ढूंढ कर ले आइए। और मातुल बाहर की ओर चल देते हैं और कहते हैं, मेरा कर्तव्य कहता है जैसे भी हो उसे आचार्य के सामने प्रस्तुत करूं, और मन कहता है कि उसे जहां देखूं वहीं से चोटी पकड़कर। यह कहकर मातुल चले जाते हैं। निक्षेप कहता है कि मातुल का तीसरा नेत्र हर समय खुला रहता है। मल्लिका निक्षेप से प्रश्न करती हैं, परंतु कालिदास इस समय हैं कहाँ? निक्षेप प्रत्युत्तर करते हैं कि कालिदास इस समय जगदम्बा के मंदिर में है। मल्लिका कहती है, आपने उन्हें देखा है? निक्षेप, देखा है। मल्लिका, परंतु आपने मातुल से नहीं कहा। निक्षेप, मैं नहीं चाहता था कि मातुल इस समय वहां जाएं। मल्लिका, क्यों? क्या आप भी नहीं चाहते कि कालिदास? निक्षेप, मैं चाहता हूं कि कालिदास उज्जैनी अवश्य जाएं। इसीलिए मैंने मातुल का इस समय उनके पास जाना उचित नहीं समझा। मातुल को अपने मुंह के शब्द सुनने में ऐसा रस प्राप्त होता है कि वे बोलते ही जाते हैं, परिस्थितियों को समझना ही नहीं चाहते। कालिदास हट कर रहे हैं कि जब तक उज्जैनी से आए अतिथि लौट नहीं जाते वे जगदम्बा के मंदिर में ही रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। यह सुनकर अंबिका कहती है, कैसी विचक्षणता है। निक्षेप प्रश्न करता है, विचक्षणता? अंबिका कहती है, विचक्षणता ही तो है। निक्षेप, इसमें विचक्षणता क्या है अंबिका? अंबिका तीखी दृष्टि से निक्षेप को देखती है और फिर कहती है कि राज्य कवि का सम्मान करना चाहता है। कवि सम्मान के प्रति उदासीन, जगदम्बा के मंदिर में साधना निरत है। राज्य के प्रतिनिधि मंदिर में आकर कवि की अभ्यर्थना करते हैं। कवि धीरे धीरे आंखें खोलता है। इतना बड़ा नाटक करना विचक्षणता नहीं तो और क्या है? निक्षेप कहते हैं, कालिदास नाटक नहीं कर रहे हैं अंबिका। मुझे विश्वास है कि उन्हें राज की सम्मान का मोह नहीं है। वे सचमुच इस पर्वत भूमि के छोड़कर नहीं जाना चाहते। अंबिका अपने स्थान से उठकर उस ओर जाती है जिधर बर्तन आदि पड़े हैं और फिर कहती है कि नहीं चाहता है। एक थाली लाकर कुंभ से उसमें चावल निकालने लगती है। निक्षेप कहता है, मातुल का या किसी का भी आग्रह उनका हट नहीं छुड़ा सकता।
और मल्लिका को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखता है। मल्लिका की आंखें झुक जाती हैं और कहता है निक्षेप कि केवल एक व्यक्ति है जिसके अनुरोध से संभव है वे यह हट छोड़ दे। अंबिका निक्षेप की अर्थपूर्ण दृष्टि को देखती है और फिर मल्लिका को देखती है और गुस्से से कहती है, हमारे घर में किसी को उसके हट छोड़ने या ना छोड़ने से कोई प्रयोजन नहीं है। निक्षेप कहता है कि कालिदास अपनी भावुकता में भूल रहे हैं कि इस अवसर का तिरस्कार करके वे बहुत कुछ खो बैठेंगे। योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। कालिदास को राजधानी अवश्य जाना चाहिए। अंबिका व्यस्त रहने का प्रयत्न करती हुई भी व्यस्त नहीं हो पाती और कहती है, तो इसमें बाधा क्या है? निक्षेप, मैंने अनुभव किया है कि उनके हट के मूल में कहीं गहरी कटुता की रेखा है। यह सुन मल्लिका कहती है, मैं जानती हूँ वह रेखा कहाँ है। कुछ समय पहले एक राजपुरुष से उनका सामना हो चुका है। यह सुन निक्षेप कहता है, उस कटुता को केवल तुम ही दूर कर सकती हो मल्लिका। अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास यहाँ से नहीं जाते हैं तो राज्य को कोई हानि नहीं होगी। राजकवि का आसन रिक्त नहीं रहेगा, परंतु कालिदास जो आज हैं जीवन भर वही रहेंगे, एक स्थानीय कवि। जो लोग आज ऋतु संहार की प्रशंसा कर रहे हैं वे भी कुछ दिनों में उन्हें भूल जाएंगे। मल्लिका अपने में खोई सी उठ खड़ी होती है और फिर कहती है कि नहीं, उन्हें इस सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यह सम्मान उनके व्यक्तित्व का है। उन्हें अपने व्यक्तित्व को उसके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। चलिए, मैं आपके साथ जगदम्बा के मंदिर में चलती हूँ। यह सुनकर अंबिका सहसा खड़ी हो जाती है और कहती है, मल्लिका। मल्लिका स्थिर दृष्टि से अपनी माँ को देखती है और फिर कहती है, माँ। अंबिका फिर कहती है कि मुझे एक बाहर के व्यक्ति के सामने कहना होगा कि मैं इस समय तुम्हारे वहां जाने के पक्ष में नहीं हूं। यह सुन निक्षेप कहता है कि बाहर का व्यक्ति निक्षेप नहीं है अंबिका। मल्लिका कहती है, यह एक महत्वपूर्ण क्षण है माँ, मुझे इस समय अवश्य जाना चाहिए। आइए आर्य। बिना अंबिका की ओर देखे मल्लिका बाहर को चल देती है। अंबिका की आंखों में क्रोध की लहर उठती है जो पराजय के भाव में बदल जाती है। निक्षेप अंबिका के भाव को लक्ष्य करता क्षण भर रुका रहता है और फिर कहता है कि क्षमा चाहता हूं अंबिका। और फिर निक्षेप मल्लिका के पीछे चला जाता है। अंबिका कुछ क्षण आंखें मूंदे खड़ी रहती है, फिर घर की वस्तुओं को एक एक करके देखती है और जैसे टूटी सी चौकी पर बैठकर थाली के चावलों को मसलने लगती है। आंखों से आंसू उमड़ आते हैं जिन्हें वह आंचल से पोंछ लेती है। प्रकाश कम हो जाता है। अंबिका के कंठ से रुंधा सा स्वर निकलता है और फिर कहती है कि भावना। ओह। आंचल में मुंह छुपा लेती है। प्रकाश कुछ और क्षीण होता है। तभी ड्योढ़ी के अंधेरे में अग्निकाष्ठ की लौ चमक उठती है। विलोम अग्निकाष्ठ हाथ में लिए बाहर से आता है। अंबिका को इस तरह बैठे देखकर क्षण भर रुका रहता है, फिर पास चला आता है। और फिर विलोम अंबिका से कहता है, घिरे हुए मेघों ने आज अंधकार कर दिया है अंबिका, या तुम्हें समय का ज्ञान नहीं रहा। अंबिका आंचल से मुंह उठाती है। अग्निकाष्ठ के प्रकाश में उसके मुख की रेखाएं गहरी और आंखें धंसी सी दिखाई देती हैं। और फिर विलोम यह देखकर कहता है
क्या आश्चर्य है, तुमने दीपक नहीं जलाया। अंबिका विलोम को देखकर घबराती है और फिर कहती है कि विलोम, तुम यहाँ क्यों आए हो। विलोम बाईं ओर के दीपक के निकट चला जाता है और अपने हाथ के अग्निकाष्ठ से दीपक को जलाने लगता है। विलोम कहता है, दीपक जला दूं अंबिका। विलोम का आना ऐसे आश्चर्य का विषय नहीं है। यह सुन अंबिका कहती है, चले जाओ विलोम, तुम जानते हो कि तुम्हारा यहाँ आना। मल्लिका अंबिका की बात अधूरी रहती है, तभी विलोम बीच में ही कहता है कि मल्लिका को शह नहीं है। जानता हूँ अंबिका, मल्लिका बहुत भोली है, वह लोक जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती। वह नहीं चाहती कि मैं इस घर में आऊं, क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। और कालिदास क्यों नहीं चाहता? क्योंकि मेरी आंखें उसे अपने हृदय का सत्य झांकता दिखाई देती हैं। उसे उलझन होती है। किंतु तुम तो जानती हो अंबिका कि मेरा एकमात्र दोष यह है कि मैं जो अनुभव करता हूं स्पष्ट कह देता हूं। यह सुन अंबिका कहती है, मैं इस समय तुम्हारे दोष अदोष का विवेचन नहीं करना चाहती विलोम। यह सुन विलोम कहता, देख रहा हूं इस समय तुम बहुत दुखी हो अंबिका, और तुम दुखी कब नहीं रही अंबिका। तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है। पहले से कहीं दुबली हो गई हो। सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा है। अंबिका कहती है, मैं नहीं जानती। विलोम जैसे उसकी बात न सुनकर झरोखे के पास चला जाता है और कहता है कि राज्य की ओर से उसका सम्मान होगा। कालिदास राजकवि के रूप में उज्जैनी में रहेगा। मैं समझता हूँ कि उसके जीवन से पहले ही उसका और मल्लिका का विवाह हो जाना चाहिए। इस संबंध में तुमने सोचा तो होगा। यह सुन अंबिका कहती है, मैं इस समय कुछ भी सोचना नहीं चाहती विलोम। विलोम कहता है, तुम मल्लिका की माँ इस विषय में सोचना नहीं चाहती? आश्चर्य है। अंबिका, मैंने तुमसे कहा है विलोम, तुम चले जाओ। विलोम, कालिदास उज्जैनी चला जाएगा और मल्लिका, जिसका नाम उसके कारण सारे प्रांतर में अपवाद का विषय बना है, पीछे यहां पड़ी रहेगी। क्यों अंबिका? क्यों तुमने इतने वर्ष सारी पीड़ा क्या इसी दिन के लिए सही? दूर से देखने वाला भी जान सकता है कि इन वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या बीता है। समय ने तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा की इकाई को तोड़ कर रख दिया। तुमने तिल तिल करके अपने को गलाया है कि मल्लिका को किसी अभाव का अनुभव ना हो। और आज जबकि उसके लिए जीवन भर के अभाव का प्रश्न सामने है, तुम कुछ सोचना नहीं चाहती? यह सुन अंबिका कहती है कि तुम यह सब कहकर मेरा दुख कम नहीं कर रहे। विलोम, मैं अनुरोध करती हूँ कि तुम इस समय मुझे अकेली रहने दो। विलोम कहता है कि मैं इस समय अपना तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक समझता हूँ अंबिका। मैं ये बातें तुमसे नहीं उससे कहने के लिए आया हूँ। आशा कर रहा हूँ कि वह मल्लिका के साथ अभी यहाँ आएगा। मैंने मल्लिका को जगदम्बा के मंदिर की ओर जाते देखा है। मैं यहीं उसकी प्रतीक्षा करना चाहता हूँ अंबिका। और तभी ड्योढ़ी से कालिदास और उसके पीछे मल्लिका आती हैं। और आते ही कालिदास कहते हैं कि अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी विलोम। विलोम को देखकर मल्लिका की आंखों में क्रोध और वितृष्णा का भाव उमड़ आता है और वह झरोखे की ओर चली जाती है। कालिदास विलोम के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम कहाँ, किस समय और क्यों मेरे साक्षात्कार के लिए उत्सुक होते हो। कहो,
आजकल किस नए छंद का अभ्यास कर रहे हो? यह सुन विलोम कहता है, छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है कालिदास। कालिदास कहते हैं, मैं जानता हूं तुम्हारी वृत्ति दूसरी है। उस वृत्ति ने संभवतः छंदों का अभ्यास सर्वथा छुड़ा दिया है। यह सुन विलोम कहता है, आज निःसंदेह तुम छंदों के अभ्यास पर गर्व कर सकते हो कालिदास। सुना है राजधानी से निमंत्रण आया है तुम्हें। कालिदास कैसे हैं, सुना तो मैंने भी है। तुम्हें दुख हुआ? विलोम कहता है, दुख? हाँ हाँ, बहुत। एक मित्र के बिछुड़ने का किसे दुख नहीं होता। कल ब्रह्म मुहूर्त में ही चले जाओगे ना? कालिदास कहते हैं, मैं नहीं जानता। विलोम, मैं जानता हूं। आचार्य कल ब्रह्म मुहूर्त में ही लौट जाना चाहते हैं। राजधानी के वैभव में जाकर ग्राम प्रांतर को भूल तो नहीं जाओगे कालिदास? और फिर विलोम एक दृष्टि मल्लिका पर डालकर फिर कालिदास की ओर देखते हुए कहता है, सुना है वहां जाकर व्यक्ति बहुत व्यस्त हो जाता है। वहां के जीवन में कई तरह के आकर्षण हैं, रंगशालाएं हैं, मदिरालय और तरह तरह की विलास भूमियां हैं। यह सुनकर मल्लिका के भाव में बहुत कठोरता आ जाती है और उससे बोले बिना नहीं रहा जाता। और वो कहती है कि आर्य विलोम, यह समय और स्थान इन बातों के लिए नहीं है। मैं इस समय आपको यहाँ देखने की आशा नहीं कर रही थी। यह सुन विलोम कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम इस समय मुझे यहाँ देखकर प्रसन्न नहीं हो, परंतु मैं अंबिका से मिलने आया था। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई थी। यह कोई ऐसी अप्रत्याशित बात नहीं। यह सुन कालिदास कहते हैं, विलोम का कुछ भी करना अप्रत्याशित नहीं है। हाँ, कई कुछ न करना अप्रत्याशित हो सकता है। यह सुन विलोम कहता है कि यह वास्तव में प्रसन्नता का विषय है कालिदास, कि हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से समझते हैं। निसंदेह मेरे स्वभाव में ऐसा कुछ नहीं है जो तुमसे छिपा हो। और क्षण भर विलोम कालिदास की आंखों में देखता रहता है और फिर कहता है कि विलोम क्या है, एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं कालिदास। अग्निकाष्ठ के पास से हटकर कालिदास के निकट और आ जाता है विलोम। और फिर कालिदास कहते हैं, निसंदेह विलोम, सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। विलोम कहता है, अच्छा है, तुम इस सत्य को तो स्वीकारते हो। मैं उस निकटता के अधिकार से तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? संभव है फिर कभी तुमसे बात करने का अवसर ही प्राप्त न हो। एक दिन का व्यवधान तुम्हें हमसे बहुत दूर कर देगा ना? कालिदास कहते हैं, वर्षों का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं करता। मैं तुम्हारा प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक हूं। विलोम बहुत पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख देता है और फिर पूछता है, मैं जानना चाहता हूं कि तुम अभी तक वही कालिदास हो न? अर्थपूर्ण दृष्टि से अंबिका की ओर देखता है। यह सुन कालिदास कहते हैं, मैं तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझ सका। विलोम, मेरा अभिप्राय है कि तुम अभी तक वही व्यक्ति हो न जो कल तक थे। यह सुनकर मल्लिका कहती है, अरे विलोम, मैं इस प्रकार की अनर्गलता क्षम्य नहीं समझती। विलोम प्रत्युत्तर करता है कि अनर्गलता? इसमें अनर्गलता क्या है? मैं बहुत सार्थक प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्यों कालिदास, मेरा प्रश्न सार्थक नहीं है? क्यों अंबिका? अंबिका अव्यवस्थित भाव से उठ खड़ी होती है और कहती है कि मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूँ, और अंदर की ओर चली जाती है। विलोम उसे रोकता है, ठहरो अंबिका,
आज तक ग्राम प्रांतर में कालिदास के साथ मल्लिका के संबंध को लेकर बहुत कुछ कहा जाता रहा है। यह सुन मल्लिका एक पग और आगे आ जाती है और कहती है कि आर्य विलोम, आप अपनी सीमा लांघ रहे हैं। विलोम उसे दृष्टि में रखते हुए, क्या यह उचित नहीं कि कालिदास यह स्पष्ट बता दे कि उसे उज्जैनी अकेले ही जाना है या? यह सुन मल्लिका कहती, कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है विलोम। विलोम कहता है, मैं कब कहता हूँ कि बाध्य है, परंतु संभव है कालिदास का अंतःकरण उसे उत्तर देने के लिए बाध्य करे। क्यों कालिदास? यह सुनकर कालिदास कहते हैं कि मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूँ विलोम। तुम दूसरों के घर में ही नहीं, उनके जीवन में ही अनधिकार प्रवेश कर जाते हो। विलोम, अनधिकार प्रवेश? मैं? चुंबिका, तुम्हें कालिदास की बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है कि मैं विलोम दूसरे के जीवन में अनधिकार प्रवेश कर जाता हूँ? यह सुन अंबिका कहती है कि मैं कह चुकी हूँ कि मुझे इस संबंध में कुछ भी नहीं कहना, और वह अंदर चली जाती है। विलोम कहता है, बस चल ही दी। अच्छा कालिदास, तुम ही बताओ, तुम्हें अपनी यह बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है? मैंने किसके जीवन में अनधिकार प्रवेश किया है? चलो ग्राम प्रांतर में चलकर किसी से भी पूछ लो। तो तुम अपने अंतःकरण से भी मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हो। संभवतः प्रश्न ही ऐसा है कालिदास। कालिदास कहते हैं, तुम कुछ भी अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो विलोम। मैं इतना ही जानता हूं कि मुझे ग्राम प्रांतर छोड़कर उज्जैनी जाने का तनिक भी मोह नहीं है। विलोम उल्मुल्क कालिदास के मुख के निकट ले जाता है और पूछता है, निसंदेह तुम्हें ऐसा मोह क्यों होगा? साधारण व्यक्ति को हो सकता है, तुम्हें क्यों होगा? परंतु मैं केवल इतना जानना चाहता था कि यदि ऐसा हो, क्षण भर के लिए स्वीकार कर लिया जाए कि तुम जाने का निश्चय कर लो, तो उस स्थिति में क्या यह उचित नहीं कि मल्लिका उसके और कालिदास के बीच में आ जाती है और अग्निकाष्ठ का प्रकाश उसके मुंह पर पड़ने लगता है और गुस्से से विलोम से कहती है कि आर्य विलोम, आप अपनी सीमा से आगे जाकर बात कह रहे हैं। मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना भला बुरा सब समझती हूँ। आप संभवतः यह अनुभव कर रहे हैं कि आप यहाँ इस समय एक अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। यह अनुभव करने की मैंने आवश्यकता नहीं समझी मल्लिका। तुम मुझसे घृणा करती हो, मैं जानता हूँ, परंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता। मेरे यहाँ होने के लिए इतना ही पर्याप्त है। और एक बात कालिदास से भी करना चाहता था। तुम कालिदास के बहुत निकट हो, परंतु मैं कालिदास को तुमसे अधिक जानता हूँ। और इतना कहकर वह कालिदास से कहता है कि तुम्हारी यात्रा शुभ हो कालिदास। तुम जानते हो विलोम तुम्हारा ही शुभचिंतक है। कालिदास, या मुझसे अधिक कौन जान सकता है? विलोम के कंठ से तिरस्कारपूर्ण स्वर निकलता है और मल्लिका की ओर देखता है और कहता है कि अनचाहा अतिथि संभवतः फिर कभी आ पहुंचे, तब के लिए भी क्षमा चाहते हुए। और विलोम वहां से चला जाता है। कालिदास क्षण भर के लिए मल्लिका की ओर देखते हैं, फिर झरोखे के पास चले जाते हैं। मल्लिका कहती है कि फिर उदास हो गए। कालिदास झरोखे से बाहर देखता है। इसी बीच मल्लिका कहती है, देखो तो मुझे वचन दे चुके हो। यह सुनकर कालिदास मल्लिका के पास वापस लौट कर आते हैं और कहते हैं कि फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राज्याश्रय स्वीकार करने का ही नहीं है, उससे कहीं बड़ा एक प्रश्न मेरे सामने है। यह सुन मल्लिका कहती है कि और वह प्रश्न मैं हूं ना? और वह कालिदास को बाहों से पकड़कर आसन पर बिठा देती है और कहती है कि यहाँ बैठो। तो मुझे जानते हो ना? यह सुनकर कालिदास मल्लिका की ओर देखते हैं
मल्लिका कहती है कि तुम समझते हो कि तुम इस अवसर को ठुकरा कर यहाँ रह जाओगे तो मुझे सुख होगा। मल्लिका अपने उमड़ते हुए आंसुओं को दबाने के लिए आंखें झपकाती है और ऊपर की ओर देखने लगती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे चले जाने से मेरे अंतर को एक रिक्तता छा लेगी, बाहर भी संभवतः बहुत सूना प्रतीत होगा, फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर रही। और वह जबरदस्ती मुस्कुराने का प्रयत्न करती है और कहती है कि मैं हृदय से कहती हूँ तुम्हें जाना चाहिए। यह सुन कालिदास कहते हैं, चाहता हूं तुम इस समय अपनी आंखें देख सकती। यह सुन मल्लिका कहती है, मेरी आंखें इसलिए गीली हैं कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। उसके पैरों के पास बैठकर उसके घुटनों पर अपनी कोहनियां रख देती है मल्लिका और कहती है कि तुम यहाँ से जाकर भी मुझसे दूर हो सकते हो। यहाँ ग्राम प्रांतर में रहकर तुम्हारी प्रतिभा को विकसित होने का अवसर कहाँ मिलेगा। यहाँ लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, वे सामान्य की कसौटी पर तुम्हारी प्रतीक्षा करना चाहते हैं। अपनी कोहनियों पर थोड़ी भी रख लेती है मल्लिका और फिर कहती है, विश्वास करते हो ना कि मैं तुम्हें जानती हूँ। जानती हूँ कि कोई भी रेखा तुम्हें घेर ले तो तुम घिर जाओगे। मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, इसलिए कहती हूँ जाओ। कालिदास कहते हैं, तुम पूरी तरह नहीं समझ रही मल्लिका, प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। मल्लिका शब्दों की चुभन अनुभव करके भी अपनी मुद्रा स्वाभाविक बनाए रखने का प्रयत्न करती है। कालिदास जैसे सोचता सा उठ खड़ा होता है और टहलने लगता है और फिर कहते हैं कि मैं अनुभव करता हूँ कि यह ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों में तुम हो, यह आकाश और ये मेघ है, यहाँ की हरियाली है, हरिण के बच्चे हैं, पशुपाल हैं। और रुककर मल्लिका की ओर देखते हैं और कहते हैं कि यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। मल्लिका आसन पर कोहनी रखे उससे टेक लगा लेती है और कहती है, यह क्यों नहीं सोचते कि नई भूमि तुम्हें यहाँ से अधिक संपन्न और उर्वरा मिलेगी। इस भूमि से तुम जो कुछ ग्रहण कर सकते थे कर चुके। तुम्हें आज नई भूमि की आवश्यकता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण बना दे। यह सुन कालिदास कहते हैं, नई भूमि सुखा भी तो सकती है मल्लिका। यह सुन मल्लिका कहती है, कोई भी भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता ना हो। तुम्हारी प्रतिभा उस कोमलता का स्पर्श अवश्य पालेगी। यह सुन कालिदास कहते हैं, और उस जीवन की अपनी अपेक्षाएं भी होंगी। मल्लिका उठकर उसके पास आ जाती है और उसके हाथ अपने हाथ में ले लेती है और कहती है कि यह क्यों आवश्यक है कि तुम उन अपेक्षाओं का पालन करो। तुम दूसरों के लिए नई अपेक्षाओं की सृष्टि कर सकते हो। यह सुन कालिदास कहते हैं कि फिर भी कई कई आशंकाएं उठती हैं। मुझे हृदय में उत्साह का अनुभव नहीं होता मल्लिका। यह सुन मल्लिका कालिदास से कहती है, मेरी ओर देखो। कालिदास कुछ क्षण मल्लिका की आंखों में देखते रहते हैं। फिर मल्लिका कहती है, अब भी उत्साह का अनुभव नहीं होता? विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से अलग नहीं होोगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ और यहाँ के हरिण, इन सब को तुम साथ ले जाओगे और मैं भी तुमसे दूर नहीं होऊंगी कालिदास। जब भी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी और उड़कर आते मेघों में घिर जाया करूंगी। अचानक बिजली कौंधती है और मेघ गर्जन सुनाई देता है। कालिदास उसके हाथ पकड़े रहता है। मल्लिका पलके झपकाकर अपने आंसू सुखाती है।
और फिर कहती है, लगता है फिर वर्षा होगी। यूं भी बहुत अंधेरा हो गया है, आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यह सुन कालिदास कहते हैं, मुझे जाने के लिए कह रही हो? हाँ, देखना, मैं तुम्हारे पीछे प्रसन्न रहूंगी, बहुत घूमूंगी और हर संध्या को जगदम्बा के मंदिर में सूर्यास्त देखने जाया करूंगी। इसका अर्थ है मैं तुमसे विदा लूं? नहीं, विदा तुम्हें नहीं दूंगी। आज जा रहे हो, इसलिए केवल प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा पथ प्रशस्त हो। जाओ। कालिदास पल भर आंखें मूंदे रहता है, फिर झटके से चला जाता है। मल्लिका हाथों में मुंह छिपाए आसन पर बैठ जाती है। तीव्र मेघ गर्जन सुनाई देता है और साथ वर्षा का शब्द सुनाई देने लगता है। मल्लिका अपने को रोकने का प्रयत्न करती हुई भी सिसक उठती है। अंबिका अंदर से आकर उसके सिर पर हाथ रखती है और उसका मुंह ऊपर उठाती है और कहती है, मल्लिका। मल्लिका आसन से उठ खड़ी होती है और झरोखे के पास जाकर उससे सिर टिका लेती है। यह देख अंबिका कहती है, तुम स्वस्थ नहीं हो मल्लिका, चलो अंदर चलकर विश्राम कर लो। मल्लिका अपनी सिसकियां दबाने का प्रयत्न करती हुई उसी तरह खड़ी रहती है और फिर कहती है कि मुझे यहीं रहने दो माँ, मैं अस्वस्थ नहीं हूँ। देखो माँ, चारों ओर कितने गहरे मेघ घिर आए हैं। कल ये मेघ उज्जैनी की ओर उड़ जाएंगे। और पुनः हाथों में मुंह छिपाकर सिसक उठती है। अंबिका पास जाकर उसे अपने से सटा लेती है और कहती है कि रो नहीं मल्लिका। मैं रो नहीं रही हूं माँ, मेरी आंखों से जो बरस रहा है यह दुख नहीं है, यह सुख है माँ, सुख है। और वह अपनी माँ के वक्ष में मुंह छिपा लेती है। पुनः मेघ गर्जन सुनाई देता है और वर्षा का शब्द ऊंचा हो जाता है। कालिदास उस अंधेरे में धीरे धीरे मल्लिका से दूर चले जा रहे हैं और एक क्षण ऐसा आता है कि वह मल्लिका से बहुत दूर चले जाते हैं। और यहीं पर इस नाटक का प्रथम अंक समाप्त होता है। आगे हम इस नाटक का दूसरा अंक जल्द ही रिकॉर्ड करेंगे। तब तक के लिए मैं नुसरत साहब की पता नहीं नुसरत साहब की ही या किसी और की लिखी हुई यह पंक्तियां आप लोगों सुनाना चाहता हूं मल्लिका की तरफ से। जाने वाले हमारी महफिल से चांद तारों को साथ लेता जा, हम खिजा से निबाह कर लेंगे, तू बहारों को साथ लेता जा। जाने वाले हमारी महफिल से चांद तारों को साथ लेता जा।